हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे यूपीपीएससी का पेपर और इस पेपर से हमने 50 क्वेश्चंस के आंसर्स प्रीवियस पार्ट के अंदर डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट भी आप ज़रूर देखें। आज जो हमारे रिमेनिंग 120 क्वेश्चंस जो मेन सब्जेक्ट नर्सिंग है उसके बच गए हैं, उनको आज हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जिनकी भी एग्ज़ाम CHU की है, DMER GMCH की, मतलब जो आगामी दिनों में एग्जाम्स होने वाली है, वो सभी इस पेपर को अच्छे से पढ़े, अच्छे से याद कर ले। जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से याद कर लें। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको रिपीट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा पेपर बनाया गया है। वैसे कोई ज़्यादा टफ लेवल पेपर का था नहीं, लेकिन जिनको ऐसा लग रहा है कि ये यूपीपीएससी का पेपर बहुत टफ आया है, ऐसा है, वो उनको लग रहा है जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं की है। जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से उनका नंबर तो 100% आएगा। जिन्होंने पढ़ाई नहीं है तो उनको तो पेपर टफ ही लगेगा, चाहे कितना ही ईजी पेपर क्यों ना हो। तो दोस्तों आज हम 120 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। देखिए पहला क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा इज। यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्लेसेंटा है उसका एवरेज वेट कितना होता है। ऑप्शंस आप पढ़ते रहना, आप भी अपना आंसर बता सकते हैं मेरे आंसर बताने से पहले। यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन फर्स्ट, 500 ग्राम। जिन्होंने ऑप्शन फर्स्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ई वेस्ट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे है एक्सेप्ट, यानी कि जो ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसके अंदर सभी को इंक्लूड किया गया है, एक को छोड़ गया। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब हो गया कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, तो ये तो क्या हो गए, इलेक्ट्रिक वेस्ट हो गए, यानी कि ई वेस्ट हो गए। यहाँ पे जो शुगर कैन बेसिस है, शुगर कैन जो बैगेज है, ये क्या है, ई वेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर करना है ऑप्शन डी, शुगर कैन बैगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको मैच करना है। मैच जो लिस्ट फर्स्ट है उसको लिस्ट सेकंड से आपको क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। जैसे यहाँ पे ये दे रखे हैं, तो ये जो सॉफ्ट टिक है वो कौन सी डिजीज करेगी, हार्ड टिक है वो कौन सी डिजीज करेगी, लाउस है वो कौन सी डिजीज करेगा, सैंड फ्लाई कौन सी डिजीज करेगा, ये आपको मैच करना है। यहाँ पे देन आपको जैसे ही मैच कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ से करेक्ट आंसर चूज करना है। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1 3 4 2। यानी सॉफ्ट टिक जो है वो क्या करेगा, टुलिरेमिया। टुलिरेमिया कंडीशन कोज करता है कौन, सॉफ्ट टिक। देन यहाँ सॉरी, सॉफ्ट टिक जो है वो रिलैप्सिंग फीवर करेगा, और जो हार्ड टिक वो क्या करेगा, टुलिरेमिया। देन जो लाउस है, लाउस क्या करेगा, एपिडेमिक टाइफस। और जो सैंड फ्लाई है वो क्या करेगा, सैंड फ्लाई करती है कालाजार यानी ओरिएंटल सौर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, ऑप्शन डी 1 3 4 2। यानी सॉफ्ट टिक रिलैप्सिंग फीवर करेगा, हार्ड टिक जो है वो टिलेरेमिया करेगा, और लाउस जो है वो एपिडेमिक टाइफस कॉज करेगा, और सैंड फ्लाई जो है वो ओरिएंटल सौर कॉज करेगी। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे मैच करना था। सिर्फ आपको एक क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जिनमें से सिर्फ आपको एक को मैच करना है, सिर्फ आपको एक को मैच करना है, बाकी आंसर्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन और होता है, यहाँ पे 1 और 3 लिखा होता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते। यहाँ पर अगर 1 और 3 लिखा होता तो भी आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन यूपीपीएससी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं डाले हैं, सीधे सिंपल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ही मतलब मिडिल लेवल भी नहीं बोल सकते, बहुत ईजी लेवल का ये पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन कॉज ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी का कॉमन कॉज क्या होता है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, अपना आंसर आप बता सकते हैं। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन ए, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, मेन कोज है किसका, सीओपीडी का, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुलभ शौचालय, ए वाटर सील टाइप ऑफ लेट्रिन हैज बीन डेवलप्ड बाय ए फर्म बेस्ड इन विच सिटी। यानी कौन सी सिटी है जिसमें सुलभ शौचालय को, यानी जो सुलभ शौचालय वो क्या है, वाटर सील टाइप लेट्रिन है, इनको कौन सी सिटी में विकसित किया गया, डेवलप किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, पटना। कहाँ पर, पटना में ये विकसित किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे आपको समझना था कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बहुत
सारे बच्चों ने यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर गलत किया होगा। आयुष्मान भारत मिशन देखते ही सबने 2018 कर दिया होगा, लेकिन आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, एक बार फिर से पढ़ो। आपकी तो रग रग में दौड़ रहा है कि आयुष्मान भारत 2018 कर दो, चलो हो गया काम। अरे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। डिजिटल मिशन कब लॉन्च किया गया, सिर्फ और सिर्फ आपको यही नहीं पूछा गया कि आयुष्मान भारत मिशन कब लॉन्च हुआ। आयुष्मान भारत मिशन लॉन्च का बारे में पूछता तो फिर आपको आंसर 2018 करना होता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है ये 2021 यानी 21 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत की थी पीएम मोदी ने। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी। जिन्होंने 2021 किया है उनका आंसर सही हो गया, जिनके रग रग में 2018 दौड़ रहा था उनका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी। क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ लिया करो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस तो बिल्कुल इजी होते हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, और पढ़ते नहीं हो तो आप गलत करके आ जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कंडीशन इन विच अ फोर स्किन इज नॉट रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लांस इज। जो ग्लांस होता है उसके ऊपर जो फोर स्किन है वो अगर रिट्रैक्ट ना हो तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे। दोस्तों इस कंडीशन को कहते हैं ऑप्शन डी, फिमोसिस। फिमोसिस, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फिमोसिस। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे फिमोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस एक्सेप्ट। यहाँ पर भी एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया। मेंटल इलनेस को लेकर सभी क्या है, मिसकंसेप्शन है, एक को छोड़कर। दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, मेंटल इलनेस इज क्यूरेबल। यानी जो मेंटल इलनेस होती है वो क्या होती है, क्यूरेबल होती है, यानी इसको ठीक भी किया जा सकता है। अगर कोई मेंटली इल होता है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस। क्या शादी मेंटल इलनेस को ठीक कर सकती है, नहीं कर सकती, बढ़ावा दे सकती है लेकिन ठीक नहीं कर सकती। मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय सुपरा नेचुरल पावर। अरे कोई भगवान थोड़ी कहता है कि आपके ये मेंटली बीमारी हो, नहीं, भगवान कभी भी मेंटल इलनेस कॉज नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है मेंटली इल पेशेंट्स आर डेंजर। सभी मेंटल इल जो पेशेंट्स होते हैं वो क्या खतरनाक होते हैं, नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फर्स्ट है, मेंटल इलनेस जो है वो क्या है, क्यूरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर क्लिनिकल फीचर ऑफ मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट। मेनिंजाइटिस के सभी क्या है, क्लिनिकल फीचर है, एक को छोड़कर। यहां पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन मेनिंजाइटिस का क्लिनिकल फीचर नहीं है। नकल रिजिडिटी, पुअर फीडिंग, हाई पिच क्राई, ये सभी क्या है, क्लिनिकल फीचर है मेनिंजाइटिस के। ओके, जिन्होंने ऑप्शन डी किया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द अम्बिलिकल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं दोस्तों, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहीं पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, यहां पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, वाटसन्स जेली। आप सभी ने पढ़ा होगा ऑब्स्टेटिक एंड गायनिक के अंदर जो वाटसन्स जेली है वो अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। यहाँ पे कोडवर्ड आपको दे रखे हैं और उसमें जो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है उनको आपको क्या करना है, मैच करना है। देखिए लिस्ट फर्स्ट में क्या है, बॉडी पार्ट्स, कुछ बॉडी के पार्ट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे चेस्ट है, थाई है, हेड है, रिस्ट है। देन सेकंड जो लिस्ट है उसमें क्या है, विड्थ ऑफ बैंडेज, जो आप बैंडेज यूज करते हैं उसकी विड्थ आपको यहाँ पे दी गई है। कौन से विड्थ की बैंडेज आप किस में यूज करोगे, ये सिंपली आपको यहाँ पे पूछा गया है, ये आपको करेक्ट यहाँ पे मैच करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट यानी ए, 3 2 4 1। यानी कि जो चेस्ट है उस पर सीधी सी बात है, चेस्ट का डायमीटर ज़्यादा होता है तो चेस्ट पे जो बैंडेज की विड्थ होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे चेस्ट का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 से 15 सेंटीमीटर। सिर्फ एक ऑप्शन आप देख लीजिए, बाकी ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए चेस्ट का डायमीटर ज़्यादा होता है तो चेस्ट पे बैंडेज भी ज़्यादा होगी, तो 10 से 15 सेंटीमीटर आ गया। तो एक ऑप्शन आपने देख लिया, बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें 3 2 1 4 लिखा है, यहाँ पे 3 2 4 1 लिखा है, बाकी में 3 कहीं है ही नहीं। तो यानी आपको और ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे चेस्ट में 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन थाई जो है वो 8 से 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। हेड जो है वो 6 से 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और रिस्ट सबसे कम होगी, सीधी सी बात है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे रिस्ट में एक यहाँ पे दे रखा है, बाकी में किसी में है भी नहीं। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन देख लिया बाकी सभी आपके सही हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी 7-8 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कम अंडर पर्सनल हाइजीन एक्सेप्ट। यहाँ पे जो आपको दे रखे हैं ये सभी जो एरियाज है वो पर्सनल हाइजीन के अंदर आते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, वुंड ड्रेसिंग। वुंड ड्रेसिंग को छोड़कर ओरल हाइजीन, आप अच्छे से मुंह को धो रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। आप डेली नहा रहे हैं, बाथिंग कर रहे हैं, उससे भी आप क्या कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही सेविंग, आप सेविंग कर रहे हैं तो उससे भी आप क्या कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं। वुंड ड्रेसिंग से आप पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, वुंड ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द रूफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप सभी ने वैसे ही नॉर्मल आप सभी घरों में ही रहते हो तो आपको पता ही होगा कि एक जो भी आपके मकानों की छत होती है उसकी हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कितनी हाइट मिनिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, 10 फीट, 10 फीट मिनिमम रूफ की जो है हाइट होनी ही होनी चाहिए। 10 फीट जिन्होंने किया उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कार्डिक आउटपुट इज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए, कोई भी ऐसा क्वेश्चंस आएगा नहीं, एक दो क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन हार्ड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया। देखिए कार्डिक आउटपुट का आपको फॉर्मूला पूछा गया, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट यानी कि 70 × 72, 70 × 72, 70 क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, और 72 क्या है, हार्ट रेट है। तो 70 × 72 आप जैसे करेंगे यानी कि 5000 ml आपका क्या आ जाएगा, कार्डिक आउटपुट। ये नॉर्मल कार्डिक आउटपुट आपका आ गया। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल्पेबल पाइलोरिक ट्यूमर एंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज फाउंड इन। आप इस वर्ड को पढ़ के तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन इस वर्ड को पढ़ के आप अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। ऐसी कोई एग्जाम ही नहीं होती जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स हो चुके हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बहुत ऐसे कम एग्जाम होते हैं जिसमें प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का क्वेश्चन नहीं डालते हैं, बाकी सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, साथ ही पाल्पेबल पाइलोरिक ट्यूमर हो रखी है। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं, ये कौन से कंडीशन में देखने को मिलेंगी, सीधी सी बात है पाइलोरिक स्टेनोसिस में होंगे। आप सभी ने पढ़ा होगा बहुत बार आपने, और ये क्वेश्चन आपने हर एक एग्जाम में देखा भी होगा। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से लिस्ट मैच आपको करनी है, और वहीं मैंने आपको जो मेथड बताया सिर्फ आपको एक ऑप्शन चूज करना है। मतलब आपने हेलिटोसिस का पता कर लिया तो बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। हेलिटोसिस सभी को पता है, बेड ब्रीथ होगी, यानी कि जो मुंह है उससे बदबू आएगी, उसको क्या बोलेंगे, हेलिटोसिस। और वो ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। यानी इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें फोर्थ पहला है, यानी ये है। बाकी में यहाँ पे अगर फोर्थ होता, 3 होता, इस प्रकार से होते तो फिर आप कंफ्यूज जरूर होते, 100% आप कंफ्यूज होते। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन को गलत करके आते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला गया, सीधा सीधा आपको पूछा गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 4 3 2 1। हेलिटोसिस यानी कि बैड ब्रीथ, ग्लोसाइटिस यानी कि टंग का इन्फ्लामेशन, जिंजिवाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ गम, एंड चिलोसिस मतलब क्रैकिंग ऑफ लिप्स, लिप्स का फटना क्या कहलाता है, चिलोसिस। जिंजिवाइटिस यानी गम्स जो होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन होता है। ग्लोसाइटिस यानी टंग जो है आपकी जीभ है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। हेलिटोसिस यानी कि मुंह से बदबू आती है। तो ये कंडीशंस यहाँ पे आपको मैच करनी थी। ओके, बिल्कुल सिंपल, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपने बहुत बच्चों ने गलत किया होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, डॉक्टर ऑफ पॉडियाट्रिक मेडिसिन मीन्स द पर्सन हु ट्रीट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलत आंसर किया होगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन डी किया होगा, डिजीज ऑफ चिल्ड्रन है ना। पीडियाट्रिक समझ के आपने क्या कर दिया, डिजीज ऑफ चिल्ड्रन कर दिया, और आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है पॉडियाट्रिक, ना कि पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक होता तो फिर आपका आंसर ऑप्शन डी होता, लेकिन यहाँ पे बोला पॉडियाट्रिक मेडिसिन। डॉक्टर कौन सा है, पॉडियाट्रिक मेडिसिन का, और पेशेंट उसके पास में आया ट्रीटमेंट लेने, तो पेशेंट कौन सा आएगा इस डॉक्टर के पास में। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, फुट कंडीशन। फुट कंडीशन, अगर फुट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है और वो पेशेंट इस डॉक्टर के पास में आएगा दिखाने के लिए, किसके पास में, पॉडियाट्रिक मेडिसिन के डॉक्टर के पास में। दोस्तों ऑप्शन ए जिन्होंने किया है उनका आंसर सही हो गया है, जिन्होंने चिल्ड्रन किया है उनका आंसर गलत हो गया है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस मैंने कहा है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा करें। पीडियाट्रिक नहीं लिखा है यहाँ पे, पॉडियाट्रिक लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेस्ट ऑफ डिटरमाइन द रेजिडुअल फ्री
कैलोरीन इन वाटर। देखिए जो भी रेजिडुअल फ्री कैलोरीन होती है वाटर के अंदर, उनको डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और मैं भी आपको 3-4 बार बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, ऑर्थोटोलेडिन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीबॉडी विच कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा इज। कौन सी वो एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, आईजीएम। सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है आईजीएम, इसलिए ये जो है प्लेसेंटा को कभी भी क्रॉस नहीं करती है। आईजीए मिल्क में पाई जाती है, ये क्या कर जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। और आईजीजी ये तो करती ही करती है, सीधी सी बात है। आईजीई भी क्रॉस कर जाती है। आईजीजीईए ये तो क्रॉस कर जाती है, लेकिन आईजीएम कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज एमएस एक्सेस। यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी कुछ डाले गए हैं। एमएस एक्सेस से आप क्या समझते हैं, फिर एमएस एक्सेस क्या है, ये आपको सिंपली पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन डी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है एमएस एक्सेस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, जिन्होंने ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्टेज ऑफ जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम प्रोग्रेस इन द फॉलोइंग स्टेजेज। आपको यहाँ पे जो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम है उसकी प्रोग्रेस की स्टेज आपको पूछी गई, यानी कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम अगर आपने पढ़ रखा है तो उसमें आपने स्टेज भी पढ़ रखी होगी, और उन स्टेज का यहाँ पे नाम भी दे रखा है। और सभी यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं वो क्या है, सही है, लेकिन आपको करेक्ट यहाँ पे जो अरेंजमेंट हो रखा है वो आपको बताना है, जो सही से अरेंजमेंट हो रखे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, अलार्म रेजिस्टेंस एंड एक्जिक्यूशंस। जिन्होंने ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, जिन्होंने ऑप्शन बी कर दिया उनका आंसर गलत हो गया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, metallic body implants are kept in desk colored bag अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2016। यानी जो मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स होते हैं उनको कौन से कलर के बैग में, कौन से बायोमेडिकल वेस्ट, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा उसमें कौन सा वो बैग है जिसमें मेटेलिक जो भी बॉडी इम्प्लांट्स होते हैं उनको डिस्कार्ड किया जाता है। दोस्तों आपने यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर अगर येलो कर दिया है तो आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, ब्लू। जो ब्लू बैग होता है उसमें मेटालिक जो भी बॉडी इम्प्लांट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से मैच लिस्ट का आ गया, और मैंने आपको बता ही दिया कि मैच लिस्ट में आप अगर आपने एक ऑप्शन देख लिया यहाँ पे, यानी जैसे डिजीज है, डिजीज का आपको पता चल गया तो बाकी के आपको पता ऑटोमेटिकली चल जाएंगे। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको यहाँ पे मैच करनी है, लिस्ट फर्स्ट को और लिस्ट सेकंड से। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड यानी 2 3 4 1। डिजीज क्या होती है, डिजीज क्या है, एक्सीडेंट। डिजीज क्या है, एक्सीडेंट। डिजीज यानी एक्सीडेंट, और जो इम्पेयरमेंट है वो क्या है, लॉस ऑफ फुट। यानी इम्पेयरमेंट का मतलब हो गया कि किसी एक्चुअली कोई भी बॉडी यानी एनाटमी जो भी पार्ट्स होते हैं उनका एक्चुअली लॉस होना। ओके, साथ ही नेक्स्ट है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब हो गया कैन नॉट वॉक। डिसेबिलिटी अगर किसी पर्सन में है तो वो चल फिर नहीं पाएगा। ओके, हैंडीकैप का मतलब हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हैंडीकैप है तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, 2 3 4 1। जिन्होंने ऑप्शन सेकंड किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टर्म मेडिकल सोशियोलॉजी वाज क्वाइंड बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जो टर्म है मेडिकल सोशियोलॉजी वो कौन सा साइंटिस्ट ने दी थी। यहाँ पर आपको करना था आंसर चार्ल्स मैंकीटायर। चार्ल्स मैंकीटायर, ऑप्शन ए। अगर ऑप्शन ए आपने सही किया है तो आपका आंसर सही हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच phase of helping relationship is also referred as orientation phase। कौन सी वो फेज है जिसको ओरिएंटेशन फेज भी कहा जाता है, यानी कि वो हेल्पिंग रिलेशनशिप में होती है। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सेकंड, इंट्रोडक्टरी फेज। यानी जो इंट्रोडक्टरी फेज होती है वो रिलेशनशिप वाली फेज होती है, यानी परिचयात्मक फेज होती है। वो हिंदी में पढ़िए यहाँ पे, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रही है यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी फेज जो है वो करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन।
यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है टर्मिनल मेथड, कोई आपको हार्मोनल मेथड नहीं पूछा है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है टर्मिनल मेथड। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पे टर्मिनल मेथड दे रखा है, वो है मेल स्टरलाइजेशन। यानी कि जो भी मेन होते हैं उनमें बोलते हैं वासेक्टमी, और जो भी फीमेल्स होती है उनको, उनके अंदर जो टर्मिनल मेथड होता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। तो यहाँ पे मेल स्टरलाइजेशन है यानी कि वासेक्टमी की यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, ये क्या है, टर्मिनल मेथड यानी परमानेंट मेथड है, परमानेंट ये मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आपको रेजंस दे रखा है और दूसरा रीजन दे रखा है, यानी एक तो कथन आपको दे रखा है, दूसरा कारण आपको दे रखा है। कथन को और कारण को आपको मैच करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बोल देता हूँ, बाकी आप इसमें जो भी दे रखा है वो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए पहले यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन, यानी जो अरीजन है, यानी जो कथन है वो क्या बोल रहा है, डायबिटीज मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन आर गुड एग्जांपल ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना। जो आइसबर्ग फिनोमिना है उसके गुड एग्जांपल है कौन कौन से, डायबिटीज मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन, बिल्कुल सही है, आइसबर्ग फिनोमिना की ये क्या है, गुड एग्जांपल है। नेक्स्ट यहाँ पे रीजन आपको दे रखा है, कारण आपको दे रखा है कि ये क्यों है, बोथ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ये जो कंडीशंस दे रखे हैं आपको, डायबिटीज मेलाइटिस और हाइपरटेंशन, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी कि ए और आर जो आपको कथन और कारण दे रखे हैं दोनों ही क्या है, सही है। और जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, और ये गुड एग्जांपल किसके हैं, आइसबर्ग फिनोमिना के। तो ये जो आर है वो क्या है, कथन का सही कारण दे रहा है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, जिन्होंने ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाकी आप ऑप्शंस पढ़ते रहना। कैल्शियम रिक्वायरमेंट पर डे ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज, यहाँ पे आपको पूछा गया कि जो कैल्शियम है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है प्रेग्नेंट महिलाओं को, और यहाँ पे साथ में ये भी दे दिया गया कि वो थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान है, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान महिला को कितने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी प्रेगनेंसी के दौरान। दोस्तों करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन डी, 1000 mg, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम पर डे जरूरत होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में कैल्शियम की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिगार्डिंग केयर ऑफ द कॉर्ड विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कॉर्ड, कॉर्ड यहाँ पे दे रखा है, मतलब क्या हो गया, अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड की केयर को लेकर यहाँ पे सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है, एक गलत है। यहाँ पे एक जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। वो कौन सा स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, देयर शुड बी 2 ब्लड वेसल्स इन कॉर्ड, गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें कितनी ब्लड वेसल्स होती है, 3 ब्लड वेसल्स होती है। कॉर्ड में कितनी ब्लड वेसल्स होती है, 3 ब्लड वेसल्स होती है, इसलिए ये क्या है, गलत है। यहाँ पे अगर 3 लिखा होता तो ये भी क्या होता, सही होता। टाई एट 2 प्लेस बिफोर कटिंग कॉर्ड, जो कॉर्ड कटिंग है उसको काटने से पहले 2 जगह से उसको क्या करना होता है, टाई करना होता है, बांधना होता है। साथ ही जो फर्स्ट टाई किया जाता है वो 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पे पहला जो आप मतलब अम्बलाइकल कॉर्ड को जब आप टाई करते हो, बांधते हो, तो 2.5 सेंटीमीटर दूरी पे बांधते हो अम्बलाइकस से। और जो सेकंड टाई करते हैं वो 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फर्स्ट वन, यानी जो आपने 2.5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे आपने इसको टाई किया है, उससे 5 सेंटीमीटर जो सेकंड वाला है उसको 5 सेंटीमीटर दूरी पे आप क्या करोगे, इसको टाई करोगे। तो ये सभी क्या है, तीनों सही है, ये क्या है, गलत है। अगर यहाँ पे 3 ब्लड वेसल्स होती तो ये भी ऑप्शन क्या होता, सही होता। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज, यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर का कि एग्जाम्पल आपको बताना है इनपुट यूनिट का, कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट यूनिट का एग्जाम्पल आप बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था OMR, आपको मिली भी होगी OMR, है ना। OMR यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो क्या है, इनपुट यूनिट है किसकी, कंप्यूटर सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडियन जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ये कब बनी थी, दोस्तों करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन डी, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए वुमन वाज सेवरल हस्बैंड्स देन दिस इज नोन एज, एक ऐसी महिला जिसके बहुत सारे हस्बैंड्स हैं, इसको क्या कहेंगे, दोस्तों यहाँ पे इसको कहेंगे पॉलीएंड्रस फैमिली। कौन सी फैमिली, पॉलीएंड्रस फैमिली। अगर एक महिला के बहुत सारे हस्बैंड्स हो तो उसको कहते हैं पॉलीएंड्रस। ओके, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक ऑप्शन देखना है, बाकी आपके सही हो जाएंगे। पहला है
टायरोट्रॉप्स, जो थायरोट्रॉप्स है वो कौन सा होगा, इनको नाम से मैच कर लीजिए, थायरोट्रॉप्स यानी कि TSH, थायरोट्रॉप्स यानी कि TSH। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको एक मैच करना है, एक का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो गोनेडोट्रॉप्स है वो क्या हो जाएंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड LH। कार्टिकोट्रॉप्स क्या हो जाएंगे, ACTH। और जो लैक्टोट्रॉप्स है वो क्या हो जाएंगे, प्रोलैक्टिन। तो ये आपका सही आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ आपको एक यहाँ पे मैच करना है, बाकी के आंसर्स आपके ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। तो आप एक को मैच कर लीजिए, चाहे कोई सा भी आप मैच कर लीजिए, एक आपने सही मैच कर लिया तो आपके सारे आंसर्स क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आपको इसका पता नहीं है, इसका तो पता होगा, इसका भी पता नहीं है, इसका पता होगा, इसका पता नहीं है तो इसका पता होगा, मतलब एक का तो पता होगा ही, और एक आपने मैच कर लिया, आपके सारे आंसर सही है। यूपीपीएससी ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं, किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग IMCI केस मैनेजमेंट प्रोसेस इवेंट्स एंड अरेंज देम टू इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको यहाँ पे इनको अरेंज करना है IMCI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट की प्रोसेस आपको यहाँ पे दे रखी है, तो इनको आपको सही मैच करना है कि किस प्रकार से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये अरेंज होंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देख लिया तो आपके सारे ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी आपने फंडामेंटल के अंदर भी पढ़ा होगा, पहले क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, देन डायग्नोस, प्लान करते हैं, गोल करते हैं, देन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। तो ये सभी आपने प्रोसेस पढ़ी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, असेसमेंट, यानी कि यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, यानी आपने ये ऑप्शन देख लिया, आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। अब इनको अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं आप, यंग इन्फेंट्स या चाइल्ड्स को क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, देन आप क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं कि किस कैटेगरी की ये बीमारी है, उसको क्या कर रहे हैं, इलनेस को क्लासीफाई कर रहे हैं। देन आप क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट इसको देना है। देन उसको बच्चे को ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस प्रकार का ट्रीटमेंट इसको देना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट उस बच्चे को आप प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से आपको अरेंज करना, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से मैच लिस्ट वाला है और यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन देखना है, बाकी के आपके सही आंसर हो जाएंगे। एक को आप मैच कर लीजिए। फ्रैक्चर का आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं है। स्ट्रेन का आपको पता होगा, स्ट्रेन का भी नहीं पता है तो ब्रुइजिंग देख लीजिए, डिसलोकेशन, कोई सा भी एक आप देख लीजिए। जैसे किसी को पता है कि फ्रैक्चर यानी ग्रीन स्टिक जो है ये क्या है, फ्रैक्चर का टाइप है, ऑप्शन फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। स्ट्रेन का किसी को पता है कि मसल इंजरी होती है तो इसका 4th हो जाएगा। तो सिर्फ आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने देख लिया कि 3, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अब यहाँ पे किसी को फ्रैक्चर का पता नहीं है कि ग्रीन स्टिक क्या है, लेकिन स्ट्रेन का तो पता होगा ही कि मसल इंजरी है, तो यहाँ पे आप 4th ऑप्शन देख लिए सेकंड में, तो आपका मतलब 4th आ गया। तो एक ही यहाँ पे दे रखा है 4th, किसी में और में है भी नहीं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आपको पूछे हैं। ब्रुइजिंग का मतलब हो जाएगा ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, और डिसलोकेशन का मतलब हो जाएगा डिसरप्शन ऑफ जॉइंट, जॉइंट का डिसरप्ट होना यानी कि जगह से हट जाना, वो क्या होता है, डिसलोकेशन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज यानी ICN फर्स्ट अडोप्टेड कोड ऑफ इथिक्स इन विच ईयर, जो कोड ऑफ इथिक्स है उनको कब अडोप्ट किया था ICN ने। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा फास्टली हम चलते हैं। मैथ्स करने आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक को मिला लीजिए, आपके बाकी क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो सही हो जाएंगे। नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो आपकी रग रग में दौड़ रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे हैं जिनमें 4 भी है, 3 भी है। अब आपको मिलाना कौन सा, सी का, यानी रिकेट्स। अब आपको रिकेट्स का पता नहीं है कि रिकेट्स कौन सी कंडीशन में होता है, यानी किसकी कमी से होता है, तो आप एनीमिया को मिला लीजिए। ये तो आपकी रग रग में दौड़ रहा है कि एनीमिया जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी से होगा, तो यहाँ पे और जो है 4th जो है उसमें क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया। अब आपको रिकेट्स का पता नहीं है तो इसका पता ऑटोमेटिकली चल गया कि डी की कमी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता ही है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 4 3 2 1। जिन्होंने ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडीज मॉस्किटो ब्रीड्स इन, जो एडीज मॉस्किटोज होते हैं जो डेंगू मलेरिया वगैरह फैलाते हैं, वो जो एडीज मॉस्किटोज होते हैं वो कहाँ पे ब्रीड होते हैं, कहाँ पर पनपते हैं,
दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर। जहाँ पर पानी एकत्रित होता है, जहाँ पे पानी एकत्रित होता है ना, वहाँ पर ज़्यादा पनपते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अंडे देते हैं। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन सी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सोगैमी इज, एक्सोगैमी से आप क्या समझते हैं दोस्तों? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, मैरिज आउटसाइड द ग्रुप और कास्ट। यानी कास्ट से, एक कास्ट से दूसरी कास्ट में अगर आप मैरिज कर रहे हैं, या फिर आउट ऑफ ग्रुप, आप आउटसाइड ऑफ ग्रुप आप मैरिज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? एक्सोगैमी। ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एक्ट ऑफ painlessly putting a person to death suffering from incurable or distressing phase is known as। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा पेन से पीड़ित है, मतलब दर्द से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, वो सहन नहीं कर पा रहा है इतना दर्द, और वो चाहता है कि मैं इससे अच्छा तो मर जाऊं। बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो ये बोलते हैं कि इस बीमारी से अच्छा तो मैं मर जाऊं, लेकिन वो मर नहीं पाते हैं, ऐसे तो मर नहीं पाते हैं ना। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर कोई पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और वो चाहता है कि मैं मर जाऊं, है ना, तो वो मतलब वो पर्सन जो है वो ठीक भी नहीं हो सकता, मतलब वो ठीक भी नहीं हो सकता, और वो बहुत ज़्यादा पीड़ित भी है उस बीमारी से। कोई भी बीमारी उसको हो रखी है, जैसे कैंसर हो गया, वो बहुत ज़्यादा उससे परेशान है और वो ठीक भी नहीं हो सकता है, तो वो तो क्या चाहेगा? वो चाहेगा मरना। तो उस मरने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे? वो जो मौत होती है उस पर्सन को जो दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? यूथनेसिया। क्या बोलते हैं उसको? यूथेंसिया। क्या बोलते हैं? यूथेंसिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A boy has IQ of 45, he should be classified as। एक लड़का है जिसका IQ आपको यहाँ पे दे रखा है 45, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन सी कैटेगरी में आप इसको इंक्लूड करेंगे? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, मॉडरेटली मेंटल रिटार्डेशन। मॉडरेटली MR का ये पेशेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी वही है, कथन आपको दे रखे हैं और कारण आपको दे रखे हैं, मैच आपको करना है। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन दो बार है। देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ पे आ ही चुका है प्लेसेंटा प्रीविया को लेकर, एक क्वेश्चन आगे और पूछा जाएगा। जिसने ये क्वेश्चन पढ़ा था उसने वो क्वेश्चन अच्छे से सही किया था। देखिए, व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। बिल्कुल सही है, ये पूरी डेफिनेशन बिल्कुल सही है। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है? जो प्लेसेंटा होती है वो इम्प्लांट कहाँ पे होती है? वो इम्प्लांट होती है पार्शियली या फिर कंप्लीटली लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। अब देखिए नेक्स्ट रीजन क्या दे रखा है, द फर्टिलाइज्ड ओवम ड्रॉप डाउन एंड इम्प्लांट्स इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है और इम्प्लांट हो जाता है कहाँ पे? लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। यानी सीधी सी बात है, ऑप्शन ए भी सही, यानी जो कथन है वो भी सही और कारण भी क्या है? सही है। लेकिन जो कारण है वो कथन का और भी सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो कारण है वो क्या दे रहा है? ए का जो कथन है आपका उसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्क आउट द प्राइमरी ग्रुप एमंग द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे बताना था मार्क, जो प्राइमरी ग्रुप है वो आपको बताना था। मार्क आउट यहाँ पे आपको करना है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, फैमिली। फैमिली क्या होती है? प्राइमरी ग्रुप होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन। आपको यहाँ पे वैक्सीन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी वैक्सीन है जो mRNA वैक्सीन है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, पी फाइजर, या फिर आप बोल सकते हैं फाइजर वैक्सीन। पी साइलेंट होता है इसमें, फाइजर वैक्सीन आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द की इज यूज्ड टू पुट ब्लैंक स्पेस बिटवीन द टू कैरेक्टर्स। दो शब्दों के बीच में अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो कौन सी की आप यूज करेंगे? अरे ये आप तो, ये कंप्यूटर की कोई ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर में ही आप यूज़ करते हैं, अपने फ़ोन में भी आप करते हो। स्पेस का एक बार दिखता है, आपको पता है इतना बड़ा होता है, उसको आप टैप करते हैं तो दो वर्ड के बीच में क्या हो जाता है? गैप हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेस बार। क्या बोलते हैं? स्पेस बार। आप बहुत सारी चैटिंग करते हो व्हाट्सएप पे एनी टाइम, तो वहाँ पे आप स्पेस भी देते हो तो वो क्या होता है? स्पेस बार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉप्लेक्स स्पॉट आर द फीचर ऑफ द डिजीज इन चिल्ड्रन। देखो कॉप्लेक्स स्पॉट जो है वो कौन सी डिजीज कंडीशन का फीचर है जो बच्चों में मोस्टली देखने को मिलती है, और ये क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है। गवर्नमेंट एग्जाम की जो भी मतलब जितनी भी एग्जाम्स होती है उनमें मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, मीजल्स। मीजल्स में कॉप्लेक्स स्पॉट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंजरी टू द अपर ब्रेकियल प्लेक्सस रिजल्ट्स इन। यहाँ पे आपको पूछा गया क्वेश्चन में
कि इंजरी अगर अपर ब्रेकियल प्लेक्सस में होती है तो ये किसको इंडिकेट करती है, फिर कौन सी कंडीशन की वजह से होती है, या फिर किस कंडीशन में ऐसा होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, एब्स पाल्सी। क्या होती है एब्स पाल्सी? एब्स पाल्सी मतलब ब्रेकियल प्लेक्सस में क्या हो रही है, इंजरी हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट फॉर अबाउट, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो कितने समय तक की होती है? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकेंड तक अगर मेमोरी काम ना करे तो वो क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का ड्यूरेशन आपको बताना है 20 से 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच साइट ऑफ ब्लीडिंग हेमेटोमाइलिया रिप्रेजेंट, जो हेमेटोमाइलिया है इसका मतलब क्या है, इसको ये मतलब जो हेमेटोमाइलिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, ब्लीडिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, हेमेटोमाइलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल फॉर ऑल एंड ईच फॉर ऑल इज द मोटो ऑफ होम, जो ऑल फॉर ऑल और जो ईच फॉर ऑल है ये किसका मोटो है? ये आपको सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, मैं आपको ये क्वेश्चन बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफिलिस गोनोरिया एंड एड्स कैन स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर बाय, यानी यहाँ पे एसटीडी की कंडीशन दे रखी है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये क्या है, ये एसटीडी कंडीशन है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो किसके द्वारा इन्फेक्ट होती है या किससे ट्रांसमिट होती है, सीधी सी ये बात आपको पूछी गई। एड्स भी यहाँ पे दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये डिजीज कंडीशन जो है वो स्प्रेड आउट होती रहती है, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट से ये फैलने वाली डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज, फैलोपियन ट्यूब में अगर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाए तो इस टर्म को क्या कहेंगे, साल्पिंजाइटिस। क्या कहेंगे, साल्पिंजाइटिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको मैच करना है, एक मैच कर दीजिए बाकी आपके सही हो जाएंगे आंसर्स। देखिए, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, यानी ब्लड शुगर अगर बढ़ रहा है तो इसको क्या को बोलेंगे, हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी दो आप नंबर देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे 2 4 1 3, यानी इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर अगर बढ़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर ग्लाइसीमिया। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर टेंशन। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर वॉलेमिया। और अगर पल्स रेट बढ़ी हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, टैकी कार्डिया। तो बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक करेक्ट नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे कौन सा एक करेक्टली मैच नहीं है, सही से मैच नहीं किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पायरिडॉक्सिन, ये विटामिन B9 फॉलिक एसिड की कमी से होने वाली डिजीज कंडीशन है, कौन सी, एनटीडी, फॉलिक एसिड की कमी से होने वाली डिजीज कंडीशन है एनटीडी। बाकी सभी यहाँ पे सही मैच करके हैं, थायमिन की वजह से बैरी बैरी होगा, नियासिन की वजह से पैलाग्रा होगा, एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से क्या होगा, स्कर्वी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, जो फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट है वो कब बनाया गया था? करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सी, 1980, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग ग्लासगो कोमा स्केल व्हाट स्कोर इज गिविंग टू पेशेंट फॉर आई ओपनिंग टू वर्बल कमांड, आपने ग्लासगो कोमा स्केल अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों, उसमें स्कोर वगैरह भी आपने पढ़े होंगे। अब आपको ये स्कोर पूछा गया, आई ओपनिंग तो हो रही है लेकिन वो वर्बल कमांड से हो रही है। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि चल उठ, तो वो क्या कर रहा है, आंखें ओपन कर रहा है, तो ये जो कमांड आप दे रहे हैं वर्बल कमांड, उसकी वजह से वो आंख को ओपन कर रहा है, आई ओपनिंग हो रही है। तो ये ग्लासगो कोमा स्कोर में आप कितना स्कोर इसको देते हैं? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, 3, यानी अगर वो वर्बल कमांड से आई ओपनिंग हो रही है तो क्या आप कितना स्कोर दोगे, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉप डिजीज इन चिल्ड्रंस इज मोर कॉमन इन, बच्चों में क्रॉप डिजीज कंडीशन होती है, ये आप रेस्पिरेटरी की कंडीशन है, जिसमें ये जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, ये पूछा गया कि जो क्रॉप डिजीज कंडीशन है जो बच्चों में मोस्टली देखने को मिलती है, ये किस सीजन में देखने को मिलती है? दोस्तों ये मोस्टली ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना, विंटर सीजन, जो सर्दियों का सीजन होता है उस दौरान क्रॉप डिजीज कंडीशन जो है वो बच्चों में मोस्टली देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अभी भी गया ही है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड हेल्थ डे जो अभी भी गया है उसमें थीम भी डाली गई थी और प्लेनेट ओवर हेल्थ है ना, इस प्रकार से कुछ। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मैच करने हैं, एक आप मैच कर लीजिए बाकी आपके सही हो जाएंगे। फ्रंटल स्यूचर, फ्रंटल स्यूचर कहाँ पे होते हैं, दो फ्रंटल बोन के बीच में, यानी यहाँ पे एक का क्या हो जाएगा, थर्ड। तो देखिए यहाँ पे थर्ड किस में आ रहा है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मैच कर लीजिए, 3 1 4 2, यानी कि
3 1 4 2 इस प्रकार से आप मैच कर लीजिए 3 1 4 और 2। तो देखिए यहाँ पे फ्रंटल फ्यूचर है वो तो फ्रंटल बोन के बीच में, कोरोनल फ्यूचर है वो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में, लेम्डोइडल जो है वो पैराइटल और अपर मार्जिन ऑफ ऑक्सीपिटल बोन के बीच में, और जो सेजाइटल है वो दो पैराइटल बोन के बीच में होता है। तो इस प्रकार से आप फ्यूचरिंग के बारे में यहाँ पे जो दे रखा है उसको आप अच्छे से मैच कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ही नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्गर्स डिजीज इज, जो बर्गर्स डिजीज है वो कौन सी डिजीज है, फिर इसको और किस नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। जिन्होंने ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A single chlorine tablet of 0.5 ग्राम is sufficient to disinfect liter of water। यानी जो 0.5 ग्राम की जो क्लोरीन टैबलेट आती है वो कितने लीटर पानी को क्या कर सकती है, डिसइंफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है सीएचयू के एग्जाम में। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था 20 लीटर, 20 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए 0.5 ग्राम क्लोरीन के टैबलेट यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैगेसोसिस, जो बैगेसोसिस है वो किसके वजह से होती है। बैगेसोसिस इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ, को आप अगर मतलब कोई भी पर्सन किसका इनहेलेशन करे जिसकी वजह से बैगेसोसिस उसको हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, शुगर कैन डस्ट। अगर शुगर कैन डस्ट के कांटेक्ट में कोई पर्सन ज्यादा होता है तो उसको बैगेसोसिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सिलिका डस्ट के अगर कांटेक्ट में कोई ज्यादा होता है तो उसको सिलिकोसिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर कॉटन डस्ट के कांटेक्ट में ज्यादा रहता है तो उसको बेसिनोसिस होने के जो है ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इन प्री टर्म इन्फेंट में भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यहाँ पे पूछा गया ऑक्सीजन थेरेपी आप अगर प्री टर्म इन्फेंट को दे रहे हैं तो उनमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, ये कॉम्प्लिकेशंस प्री टर्म बेबीज के अंदर हो सकता है ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर भी आपको मैच करने, सिर्फ आप एक को मैच कर लीजिए, बाकी के आपके करेक्ट आंसर हो ही जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए 115 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें जो आपको मैच फर्स्ट और मैच सेकंड जो आपको मैच करने हैं, यहां पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सेकंड 3 4 1 2। यानी जो ईच माइट है वो क्या कोज करती है, स्कैबेज। इसने जिसने भी ये पेपर सॉल्व किया था, जिसका पेपर यहाँ पे मिला है, इसने गलत आंसर किया है। देखिए जो ईच माइट हो इसका बीज कोज करेगा, और जो हाउस फ्लाई है वो क्या करेगा, टाइफॉइड फीवर कोज करेगा, और जो मॉस्किटोज होते हैं वो डेंगू कोज करते हैं, ये तो आप सभी को पता ही है। और जो सैंड फ्लाई वो काला आजार करती है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे अगर आपको ईच माइट और हाउस फ्लाई में आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो सैंड फ्लाई को आप मैच कर लीजिए। सैंड फ्लाई तो काला आजार ही कोज करेगी, साथ ही जो मॉस्किटोज है वो क्या कोज करेंगे, डेंगू कोज करेगी। तो इस प्रकार से आपको मैच करने थे। सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही दो ऑप्शंस थे जो ज्यादा कंफ्यूज किए होंगे, ऑप्शन ए बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैट सोल्यूबल विटामिन आर, यहाँ पे आपको पूछा गया फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, आपने पढ़ा होगा एडीई के, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लेसेंटा इज सेड टू बी रिटेन्ड व्हेन इट इज नॉट एक्सपेल्ड आउट इवन। यानी रिटेन्ड प्लेसेंटा आप किसे कहेंगे अगर प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं हो, कब तक अगर जो है प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं हो तो उसको आप क्या कहेंगे, रिटेन्ड प्लेसेंटा। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी के बर्थ होने के बाद अगर 30 मिनट तक अगर प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं होती है तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, रिटेन्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट ए डीएनए वायरस, कौन सा एक डीएनए वायरस नहीं है। दोस्तों डीएनए वायरस कौन सा नहीं है, कोरोना वायरस। ये कौन सा वायरस है फिर, आरएनए वायरस। कौन सा वायरस है ये, आरएनए वायरस। पॉक्स वायरस है, हर्पीज वायरस है, एडिनो वायरस है, ये सभी क्या है, डीएनए वायरस है। कोरोना वायरस क्या है, आरएनए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फियर ऑफ ओपन स्पेसेस एंड मीटिंग प्लेसेस मींस, यानी ओपन स्पेस का अगर किसी को डर लगता है तो इस टर्म को क्या कहेंगे, फियर ऑफ एन ओपन स्पेस या फिर मीटिंग प्लेस, इसको टर्म को क्या कहेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, एगोराफोबिया। जिन्होंने ऑप्शन सेकंड किया है एगोराफोबिया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूट शेप्ड हार्ट इज सीन इन, ये सेंट्रल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और वैसे भी यूपी पीएससी की एग्जाम थी तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। बूट शेप्ड हार्ट ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, TOF यानी टेट्रोलॉजी ऑफ
फेलोट, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में बूट शेप्ड हेड जो है वो देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आर ऑफ पर्सनल हाइजीन एक्सेप्ट, यहाँ पे सभी जो आपको कंडीशंस दे रखी है वो सभी पर्सनल हाइजीन की है, एक को छोड़कर। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी फाइटिंग। अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो ये कोई पर्सनल हाइजीन का क्या नहीं है, कोई भी मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो तो उससे आपकी कोई पर्सनल हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। नेल कटिंग, आप नाखून काट रहे हैं, उससे क्या हो रही है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन हो रही है। आप डेली नहा रहे हैं, बाथिंग कर रहे हैं, तो उससे आपकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन हो रही है। कॉम्बिंग का मतलब होता है कंघी करना, बालों का आप कंघी कर रहे हैं, डेली डेली आप कंघी कर रहे हैं, तो उससे भी क्या हो रही है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन हो रही है। तो ये सभी पर्सनल हाइजीन के लिए मेंटेन करने के लिए सभी सही है, नेल कटिंग, बाथिंग, कॉबिंग। बाकी जो यहाँ पे आपको फाइटिंग दे रखा है ये क्या नहीं है, पर्सनल हाइजीन का कोई भी जो है इसका मेंटेन करने का कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से कथन और कारण आ गए। मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज फाउंड इन एक्सिलरी लिम्फ नोड। जो मेटास्टेसिस है ब्रेस्ट का, उसमें जो कार्सिनोमा होता है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही नेक्स्ट आपको दिया गया, कैंसर सेल्स हैव प्रॉपर्टी टू ट्रेवल थ्रू लिम्फेटिक्स, यानी जो कैंसर्स की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो कैंसर्स में जो फीचर्स होते हैं, मतलब ये जो ब्रेस्ट कैंसर हुआ है ये लिम्फेटिक्स के थ्रू ट्रेवल करता है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है, दोनों ही क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, बोथ एंड आर ट्रू। आर जो है वो एक का सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन इन यंग पेशेंट्स। जो भी यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें प्लूरल इफ्यूजन का कॉमनेस्ट कॉज क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, ट्यूबरक्लोसिस। जिन्होंने लंग कैंसर, एसएलई, यूमेटॉइड आर्थराइटिस किया उनका आंसर तो गलत हो गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर नीडेड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं और उसको कैलकुलेट करने के लिए एक इक्विपमेंट यूज किया जाता है, एक इक्विपमेंट यूज किया जाता है, उस इक्विपमेंट का नाम आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, हॉरॉक्स एपरेटस। हॉरॉक्स एपरेटस ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। कौन सा एक कंपोनेंट है स्टाफ डेवलपमेंट का। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, कंटिन्यूइंग एजुकेशन। कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कौन सी, यहाँ पे मतलब हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत पूछ लिया गया हो। जो प्राइम आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर की, प्रिंटर भी है, प्लॉटर भी है एंड मॉनिटर भी है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस नहीं है कंप्यूटर के, बाकी सभी क्या है, प्राइम आउटपुट डिवाइस होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। यहाँ पर भी आपको मैच करने हैं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन निकाल के लाना है, वही तरीका है, बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि इसमें एक में 4 3 दे रखा है, इसमें 4 2 दे रखा है। देखिए जिका वायरस तो सीधी सी बात है जिका कोज करेगा, सीधी सी बात है। वेरिसेला जोस्टर जो है वो चिकन पॉक्स कोज करेगा, ये भी आप सभी को पता है। तो एक का तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रेबडो वायरस है, सीधी सी बात है रेबीज कोज करेगा। पोलियो वायरस है, पोलियोमाइलिटिस कोज करेगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं। तो देखिए वेरिसेला जोस्टर चिकन पॉक्स कोज करेगा और जो रेबडो वायरस है वो रेबीज कोज करेगा। तो यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच कर लीजिए यहाँ पे। ओके, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे करेक्ट मैच करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लाइंट इज अनकॉन्शियस एंड रिक्वायर्स टोटल केयर। प्रायर टू प्रोवाइडिंग ओरल केयर द नर्स शुड असेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अनकॉन्शियस पेशेंट है और उस पेशेंट की आपको टोटल केयर प्रोवाइड करनी है, उस पेशेंट को टोटल केयर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ओरल केयर उस पेशेंट को सबसे पहले देना है। ओरल केयर देने से पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, एज ए नर्स आप क्या करेंगे दोस्तों, उसका क्या करना है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है। गैग रिफ्लेक्स जो है वो सबसे पहले आपको चेक करना है। अगर आपने गैग रिफ्लेक्स चेक नहीं किया, जो भी आपने फ्लूइड आपने उस पेशेंट को दिया है वो एस्पायरेट हो जाएगा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो गैग रिफ्लेक्स आपको सबसे पहले चेक करना होता है। अनकॉन्शियस पेशेंट है, गैग रिफ्लेक्स आप पहले चेक कीजिए, उसके बाद आप ओरल केयर दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताना है। सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन सा है दोस्तों? करेक्ट आंसर करना है आपको ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ CSF इज, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको यहाँ पे पूछी गई है। ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर करना है 1.005, 1.005 जो यहाँ पे दे रखी है ऑप्शन सी, ये क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको मैच फर्स्ट, जो मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड है उसको करेक्टली मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक आप मैच कर दीजिए, बाकी के आपके आंसर्स आ जाएंगे। डॉट्स, डॉट्स किस में यूज लेते हैं? ट्यूबरक्लोसिस में, यानी ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर यूज लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड में दे रखा है ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पे देखिए 3 4 2 1 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर। अब मैच कर लीजिए आप, जननी सुरक्षा योजना जो JSY है उसका उद्देश्य क्या था? प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसको प्रमोट कर सके। साथ ही जो मिशन इंद्रधनुष है उसका है इम्यूनाइजेशन, यानी इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करना, इम्यूनाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा देना। और ICDS का है सप्लीमेंट्री ऑफ न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रंस, जो भी बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रिशन की सप्लीमेंट्री जो भी होती है सप्लीमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करवाना। तो ये जो है अलग अलग आप मैच कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक मैच करना होता है, बाकी के सभी आपके सही हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं UPPSC के एग्जाम में, कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपको नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेड लाइस कॉमनली यूज। हेड लाइस यानी जुएं जब आपकी जुल्फों में होती है तो आप कौन सा ट्रीटमेंट यूज करते हैं? या फिर आपके कोई भी पेशेंट आपके पास आया और उसको वो आपको बताता है कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा ईचिंग वगैरह होती है, जुएं खाती है, तो आप कौन सा ट्रीटमेंट दोगे? एज ए नर्स आप थोड़ा बहुत तो बता ही सकते हो ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोस्टली जो परमेथ्रिन है वो यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, टर्पेंटाइन ऑयल। जो टर्पेंटाइन ऑयल है वो आप यूज कर सकते हैं अगर हेड लाइस किसी भी पर्सन को हो रखी है, यानी हेड लाइस जुएं अगर किसी भी पर्सन को खा रही है तो उसको आप टर्पेंटाइन ऑयल के लिए बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस टू रिलीव। जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स होती है वो किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, साइकोसिस। किसकी? साइकोसिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर। जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है उसकी करेक्ट सीक्वेंस आपको बतानी है, सही से कौन सा एक सीक्वेंस सही है। यहाँ पे दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा। देखिए, इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। यहाँ पर ऑप्शन डी में भी दे रखा है इंगेजमेंट, डिसेंट, इंटरनल रोटेशन एंड फ्लेक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा ये घुमा रखा है कि फ्लेक्शन को यहाँ पे पहले दे रखा है और यहाँ पे बाद में दे रखा है। तो आपने अगर मैकेनिज्म लेबर की पढ़ी है अच्छे से तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। दोस्तों कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय। फाइलेरिया किसकी वजह से होता है? वुचेरियाई ब्रोंकोप्टाई की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मॉल बम्प इन द आईलिड कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ द टिनी ऑयल ग्लैंड्स इज। अगर स्मॉल बम्प बन जाए कहाँ पे? आईलिड में, और वो क्या कर दे, जो भी टिनी ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उनको ब्लॉक कर दे, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? इस कंडीशन को बोलते हैं कलेजियन। क्या बोलते हैं इसको? कलेजियन। जिन्होंने कलेजियन किया उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय हेलमिंथेस। हेलमिंथेस की वजह से कौन सी डिजीज कंडीशन जो है वो कॉज होती है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, राउंड वर्म। राउंड वर्म क्या है? हेलमिंथेस की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी इज। जो भी मैटरनल बॉडी और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन 5, प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ ओपन वुंड। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा एक ओपन वुंड का टाइप नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, कंट्यूजन। कंट्यूजन जो है वो ओपन वुंड का टाइप नहीं है, बाकी सभी क्या है? ओपन वुंड के टाइप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर दैट आर गुड इनफ टू ड्रिंक। कौन सा वो वाटर है जिसको हम इजीली ड्रिंक करते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से आपको यहाँ पे अरेंजमेंट करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इस प्रकार से आपको अरेंज करना है। सिर्फ आपको एक ऑप्शन देख लिया तो आपके सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और सबसे पहले क्या होता है? फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। ऑप्शंस आप देख लीजिए, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो है वो बेबी को सबसे पहले होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन थर्ड किस में आ रहा है? ऑप्शन सेकंड में, बी में आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जो लोअर सेंट्रल इंसीजर है वो 6 महीने पे इरप्ट होंगे। उसके बाद
बाद क्या होगा, फोर्थ, यानी जो स्टैंडिंग टू इन्फेंट विदाउट सपोर्ट, यानी 11-12 महीने पे जो है बच्चा अपने आप जो है विदाउट सपोर्ट के जो है खड़ा होने लग जाएगा, स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो गेन कर लेगा। देन सबसे बाद में क्या होगा, एंटीरियर फॉन्टेनल 18 महीने पे क्या होगा, ये क्लोज होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकन फॉन्टेनल इन इन्फेंट इज ए साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। संकन फॉन्टेनल अगर इन्फेंट्स में होता है तो ये किसका साइन है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है संकन फॉन्टेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्थेनोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया इज नॉन एज, दो एस्थेनोस्पर्मिया है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, या फिर एस्थेनोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन डी, रिड्यूस स्पर्म मोर्टेलिटी, रिड्यूस स्पर्म मोर्टेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइगर मोर्टिस इज द साइन आफ्टर डेथ, इट अकर्स ड्यू टू। राइगर मोर्टिस जो है वो डेथ का साइन है, मतलब जैसे ही किसी पर्सन की डेथ हो जाती है उसके बाद में राइगर मोर्टिस की स्टेज डेवलप होती है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, स्टिफनिंग ऑफ बॉडी, यानी जब कोई पेशेंट की डेथ होती है तो डेथ होने के 2 घंटे बाद में राइगर मोर्टिस जो स्टेज है वो डेवलप होती है, यानी कि बॉडी स्टिफनेस हो जाती है, मतलब बॉडी के ऑर्गन्स जैसे हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, अब आप उनको किसी भी प्रकार से हिला डुला नहीं सकते हैं। तो स्टिफनिंग ऑफ बॉडी ये किस में होते हैं, राइगर मोर्टिस की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्लीस्ट फीचर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज। अर्लीस्ट फीचर आपको पूछा गया विटामिन ए की डेफिशिएंसी का। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट, ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच लिस्ट फर्स्ट और मैच लिस्ट सेकंड, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ऑप्शन देखना है, बाकी ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की आपको शेप नहीं पता है, कोई बात नहीं, विब्रियो कोलेरा की आपको शेप पता होगी, सभी को पता है कॉमा शेप ये होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सेकंड में एक नंबर किस में आ रहा है, देखिए ऑप्शन सेकंड यानी बी का एक आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके जो भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं वो भी आप मैच कर लीजिए। जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है उसकी शेप कैसी होगी, अरे चाइनीज लेटर अरेंजमेंट, जो चाइनीज लेटर होते हैं उस टाइप में होगी, और जो विब्रियो कोलेरा होगा उसका कॉमा शेप हो ही गया, और जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है वो ग्रेप लाइक क्लस्टर में होते हैं, ग्रेप लाइक क्लस्टर होते हैं, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है उसी प्रकार से स्टेफाइलोकोकस की ओरियस की जो है वो शेप होती है। यर्सिनिया जो भी है इसकी शेप होती है सेप्टिपिन अपीयरेंस, जो सेप्टिपिन होते हैं ना उस टाइप की यर्सिनिया की शेप होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किडनी शेप्ड ब्रिम टू द पेल्विस इज नोन एज। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा वो पेल्विस है या कौन से टाइप का वो पेल्विस है जिसकी शेप किडनी शेप होती है, किडनी शेप कौन से पेल्विस की होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। कौन सा, प्लेटिप्लॉइड पेल्विस, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी आपको मैच करना है फर्स्ट और सेकंड से। यहाँ पे आपको स्टेज दे रखी है, ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनेटल स्टेज। ओरल स्टेज सबसे पहले आती है, उसके बाद में एनाल स्टेज आती है। तो उसी के मतलब रिगार्डिंग जैसे आपको पता चल गया कि ओरल स्टेज सबसे पहले आती है, एनाल स्टेज उसके बाद में आती है, उसके बाद आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ओरल स्टेज और एनाल स्टेज सबसे पहले होती है, तो सीधी सी बात है ओरल स्टेज का क्या हो जाएगा 0 से 18 महीने, एनाल स्टेज का क्या हो जाएगा 18 महीने से 3 साल। तो बाकी के आप दोनों के पता ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। 3 4 2 1, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी लेटेंसी स्टेज है वो 6 से 12 साल तक होती है, जेनेटल स्टेज जो है वो 12 साल के बाद होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ साइलेंस जोन अराउंड ए हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशंस और कोर्ट इज ऑफ रेडियस, यानी कि साइलेंस जोन का मतलब ये है कि यहाँ पर इतने मीटर के एरिया में आपको किसी प्रकार की कोई चोंचा नहीं करनी है, हॉर्न वगैरह नहीं बजाने हैं। तो ये जो एरिया पूछा गया है, हॉस्पिटल हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो चाहे कोर्ट हो, उनसे मतलब कितने एरिया तक की दूरी तक जो भी साइलेंस जोन होता है वो आपको बताना है कितना एरिया तक का साइलेंस जोन होता है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट 100 मीटर। 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की हॉर्न वगैरह आपको यहाँ पे नहीं बजाने हैं, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे इंस्टीट्यूट हो चाहे फिर कोर्ट हो, तो इतनी दूरी तक आपको यहाँ पे साइलेंस बना के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज ए नर्स वर्किंग इन इम्यूनाइजेशन यूनिट what does of BCG will be administered to a 4 month of old infant who has not taken BCG at birth। यानी आप पे एज नर्स वर्क कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन यूनिट के अंदर और आपके पास में ऐसा बच्चा है जिसने एट बर्थ पे BCG की वैक्सीन नहीं खाई है, मतलब BCG की वैक्सीन उसको नहीं लगाई गई है। अब वो 4थे महीने पे आपके पास में आया, अब आप BCG की वैक्सीन दे रहे हैं, तो कितनी वैक्सीन की मतलब डोज आप एडमिनिस्टर करोगे। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे कहना ऑप्शन सेकंड 0.1 ml, 0.1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ICSI स्टैंड्स फॉर, जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ICSI इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी गई है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फर्स्ट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, कॉग्निटिव साइकोलॉजी किसकी स्टडी है? ह्यूमन थिंकिंग की, ऑप्शन बी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी किसकी स्टडी है? ह्यूमन थिंकिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोप्रोमाजिन, जो क्लोरोप्रोमाजिन ड्रग है वो कब इंट्रोड्यूस करवाई गई थी? ये सिंपली आपको क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सेकंड, 1952 में जो क्लोरोप्रोमाजिन है वो ड्रग सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिए, आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ फुट इज नोन एज, बाहर की तरफ अगर पैर बेंड हो रहा है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, टैल्पिज वैल्गस, टैल्पिज वैल्गस, टैल्पिज वैल्गस की कंडीशन के अंदर क्या होता है? जो फुट है वो बेंडिंग आउटवर्ड हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज सिचुएटेड इन, जो यूनिसेफ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? ये तो आप सभी को पता होगा, न्यूयॉर्क के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बाइट इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो बाइट चलते हैं उनके रिगार्डिंग कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, हाफ ए बाइट इज नोन एज निबल, ये क्या है? गलत है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो आप पढ़ लीजिए, तीनों ही ऑप्शंस क्या है? सही है बाइट को लेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेक्निक फॉर रिमूविंग फ्लोराइड फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग लाइम एंड एलम इज कॉल्ड, लाइम और एलम को यूज करके वाटर को आप, यानी वाटर से आप क्या कर रहे हैं? फ्लोराइड को रिमूव कर रहे हैं, तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं? ये सिंपली आपको पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सी, नालगोंडा टेक्निक। कौन सी टेक्निक? नालगोंडा टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉट ए हेल्थ कंसर्न लिंक्ड टू स्ट्रेस, यानी कौन सी एक वो हेल्थ कंडीशन है जो स्ट्रेस से रिलेटेड नहीं है, स्ट्रेस की वजह से नहीं होती है? करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन डी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कभी भी स्ट्रेस की वजह से नहीं होती है। अगर कोई पर्सन स्ट्रेस ले रहा है तो उसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, डिप्रेशन की कंडीशन में वो जा सकता है, हाइपरटेंशन उसको हो सकता है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आपको यहाँ पे मैच करने हैं, एक को मैच कर दीजिए, दूसरा अपने आप मैच हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है। देखिए, आई जो है उसकी वजह से क्या होगा? कैटेरेक्ट होगा। जो ईयर है उसकी कौन सी कंडीशन है? ओटाइटिस है। नोज की कौन सी है? नोज की होती है टॉन्सिलाइट, साइनोसाइटिस, और थ्रोट की क्या होती है? टॉन्सिलाइटिस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 4 2 3, 1 4 2 3। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से करेक्ट आंसर करें, थ्रोट यानी टॉन्सिलाइटिस, नोज यानी साइनोसाइटिस, ईयर यानी ओटाइटिस, और जो आई है उससे में क्या होता है? कैटेरेक्ट। तो ये कुछ डिजीज कंडीशंस और बॉडी पार्ट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 48A says that duty to protect the environment is of, कौन सा आर्टिकल है? 48A, जिसमें ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्ट टू एनवायरमेंट की रिगार्डिंग बोला गया। तो यहाँ पे ये इसको मतलब यहाँ पे हिंदी में पढ़ लीजिए थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो रही है। अनुच्छेद 48A कहता है कि पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य है। तो ये किसका है? ये जो आर्टिकल है वो किसने दिया है? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, द स्टेट। ये किसका होता है? ये आर्टिकल होता है स्टेट का, राज्य का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ टिटेनस इन द वुंड्स लेस देन 6 आवर्स ओल्ड, clean non-penetrating with negligible tissues damage for category C individual। यहाँ पे कैटेगरी सी इंडिविजुअल है और उसमें नेग्लिजिबल टिश्यू डैमेज हुआ है, साथ ही जो वुंड बना है वो नॉन पेनिट्रेटिंग है, और अभी 6 घंटे पुराना वो क्या है? घाव बना है। मतलब जो भी वुंड बना है, जो भी चोट लगी है वो 6 घंटे पहले लगी है, अब वो आपके पास में आया है, और उसको आप क्या कर रहे हैं? टिटनेस से प्रिवेंट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? टिटनेस से प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे? दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, टिटनेस कंप्लीट डोज। टिटनेस जो टॉक्सोइड है उसके कंप्लीट डोज उस पेशेंट को प्रोवाइड करवानी, टॉक्सोइड की कंप्लीट डोज प्रोवाइड करवानी है। पेनिट्रेट नहीं हुआ है, पेनिट्रेट नहीं हुआ है वुंड, अगर पेनिट्रेट हो जाता वुंड तो फिर आप इम्यूनोग्लोबुलिन भी प्रोवाइड करवाते। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो एक्सेप्ट, जो डिजीज कंडीशन यहाँ पे दे रखी है वो सभी क्यूलेक्स मॉस्किटोज की वजह से होती है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, राफ्ट वैली फीवर। बाकी सभी जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं वो सभी क्यूलेक्स मॉस्किटोज की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटीमेटिक्स आर एडमिनिस्टर्ड टू, जो एंटीमेटिक्स होती है वो किस में एडमिनिस्टर की जाती है? ये किसके यूज
के लिए की जाती है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी रिड्यूस वॉमिटिंग। सीधी सी बात है, उल्टी वगैरह किसी को होती है तो उसको क्या देते हैं, एंटीमेटिक्स देते हैं, ऑन्डासीट्रॉन वगैरह, है ना। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है रिड्यूस वॉमिटिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर से कथन और कारण यहाँ पे आपको दे रखे हैं। देखिए कथन क्या है, विटामिन के इज गिवन एट बर्थ इन प्रीमेच्योर न्यूनेट्स। बिल्कुल सही है कि जो भी प्रीमेच्योर न्यूनेट्स है उनको विटामिन के एट बर्थ हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, एडमिनिस्टर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए कारण क्या है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ सेप्सिस इन न्यूनेट। ये बच्चों में सेप्सिस से प्रिवेंट करता है। बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए आप सही मान सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे ए दे रखा है वो तो सही है, लेकिन आर क्या है, वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए सही है, आर गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। कौन सा एक प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल नहीं है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर करना है ऑप्शन फर्स्ट, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग। बाकी सभी प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, मतलब जो आपने करेक्ट मैच वगैरह की थी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड में, वहां पर भी आपने पढ़ा था ये सैंड फ्लाई की वजह से होने वाली ये डिजीज कंडीशन है, यानी सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है काला आजार। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, अच्छे से पढ़ लेना। प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट देन इट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, जो क्वेश्चन शुरू में पूछा गया था। प्लेसेंटा प्रीविया जो है उसमें क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा होती है वो कहाँ पर इम्प्लांटेड हो जाती है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेविस डिजीज इज, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेविस डिजीज किसके वजह से होती है, हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, आपको यहाँ पर भी क्या करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। एक मैच कर दीजिए, बाकी सभी आपके सही हो जाएंगे। डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया का मतलब हो गया एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ। सीलियक डिजीज का मतलब हो गया इंटेस्टाइनल मालफॉर्मेशन। पेचाई का मतलब हो गया हैमरेजिक स्पॉट्स ऑन स्किन। नेक्टोलेपिया का मतलब हो गया नाइट ब्लाइंडनेस। तो देखिए 4 3 2 1 कहीं आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे अपने 120 क्वेश्चंस जो नर्सिंग से पूछे गए थे। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।